हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर 1 की साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हम उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आने वाले सीटेट एग्जाम या अन्य एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर है जन्म पूर्व अवधि। यह अवधि माता के गर्भ में ही होती है, 0 से 9 महीने तक। इस अवस्था में बच्चे का भाषा और विकास का अर्जन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था। यह अवस्था बच्चे में 2 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। इसी अवस्था में बच्चों में भाषा का अर्जन और विकास का सबसे ज्यादा होता है। और जो उसकी मध्य बाल्यावस्था है, यह होती है 6 से 12 वर्ष तक। और जो किशोर अवस्था है, 12 से लेके 18 वर्ष तक होती है। और सबसे ज्यादा बच्चों में भाषा का विकास व अर्जन प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही होता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोलब्रग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहले तो आपको बता दें कि लॉरेंस कोलब्रग ने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई है, और उसमें 6 अवस्था में से एक अवस्था इसमें से दे रखी है, वो हमें बतानी है। देखो, जो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये तो पियाजे ने दी थी। और जबकि ये सामाजिक कानून अवस्था अधिविन्यास है, ये लॉरेंस कोलब्रग ने बताई थी। इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि बच्चा सामाजिक नियमों को खुद ही बनाता है और उसके साथ खुद ही समझौता कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक पढ़ाई लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? आपने देखा होगा कि कक्षा में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो लड़कियों की तुलना में लड़कों से अधिक क्वेश्चन पूछता है, या लड़कों से अधिक परिचर्चा करता है। तो उस वे किस चीज का उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात। ये जेंडर पक्षपात होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? इस प्रश्न में कहा गया है कि बच्चों में जो जेंडर की रूढ़िवादिता होती है और जेंडर भूमिका होती है, उसको अनुरूपता कम करने का टीचर को कौन सी एक प्रभावशाली पद्धति का प्रयोग करना चाहिए? पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर है, जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करके। हाँ, ये हो सकता है कि टीचर बच्चों में जेंडर पक्षपात के बारे में डिस्कशन करने के लिए क्या है कि आप ये हो सकता है, ये प्रभावशाली विधि हो सकती है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। ये भूमिका रोल करना, इससे तो इफेक्ट कोई पड़ता है, ये आंसर नहीं हो सकता। जेंडर पृथक खेलना, मतलब लड़के अलग खेलेंगे लड़की अलग खेलेंगे, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4, जेंडर पृथक बनाने की व्यवस्था की लड़कियों को अलग बिठाएंगे लड़कों को अलग उठाएंगे, यह भी गलत है। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान को जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक व सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को डाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेव वायकोव्स्की। लेव वायकोव्स्की ने बच्चों को जो भाषा सीखते हैं उसके सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर प्रभाव डलता है। बच्चा क्या करता है? मॉडलिंग के माध्यम से सीखता है। पहले वो देखता है कि जैसे फिल्म होती है, फिल्म में देखते हैं कि एक्टर क्या करता है, वैसे ही बच्चे करना सीख जाते हैं। इसी में क्या है कि बच्चे दूसरों को देखते हैं कि हमारे माता पिता कैसे है, भाई बहन पड़ोसी कैसे बोलते हैं, तो उनके हिसाब से बच्चा भी अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगजा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा समय से कहते कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की बात सोच से किस प्रकार से संबोधित करते हैं? पहली बात तो ये देखते हैं कि जिगजा एक पहली कर रही है, और वो क्या करती है, समय से ही कहती है जिगजा एक पहली का नाम है, और इसमें जो नजमा है वो 5 वर्ष की है, और वो कहते हैं नीला टुकड़ा। वह यानी खुद से ही बात कर रही है, खुद से ही बात कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? देखो, एक तो होता है प्राइवेट स्पीच, यानी व्यक्तिगत वार्ता। हाँ, ये व्यक्ति मतलब खुद से ही बातें करते हैं, इसको व्यक्तिगत वार्ता प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, जोर से बोलना ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत बात तो हो ही नहीं रही। स्कैफोल्डिंग होता है कि किसी की
कुछ काम अपने अपनी तरफ से कर सकते हैं, कुछ किसी अन्य हेल्प लेती है, उसको स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं। आत्म केंद्रित वार्त नहीं, उसमें ईगो सेंट्रिक मतलब स्पीच नहीं दे रही, वो कर रही है व्यक्तिगत रूप से बात कर रही है। इस कार्रवाई को सी के अनुसार इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखो कई बार क्या होता है कि प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है, कई बार कहता है कुछ बच्चे पहले तो अपने कुछ 100% हमने काम दिया, कुछ बच्चे 60% तो काम कर लेते हैं, 40% काम में उनके प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्या करते हैं टीचर उनकी हेल्प कर देते हैं। तो इस हेल्प को हम क्या कहते हैं, इस हेल्प को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, और स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग होता है कि जहां तक होता है कि बच्चों का काम करना है आता है वहां तक तो बच्चे कर लेते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी सी उसकी हेल्प कर जाती है। जो वो थोड़ा सा दूसरे की हेल्प से काम करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, और अपना काम करते तो हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देने तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसमें कहा गया प्रश्न में बच्चों को तो पहले संकेत देना भाई ये करना है, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना। जैसे क्लास में टीचर है, टीचर ने 100% कोई काम दिया, उसने बच्चे ने 60% तो काम कर लिया, ठीक है, उसके 40% वर्क क्या होता है बच्चे कर रहे हैं पर उसको समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी वो अपने या अपने फ्रेंड सर्कल की हेल्प ले लेंगे या टीचर की हेल्प ले लेंगे, वो बाकी काम करते हो। इस क्रिया को कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। पहले तो कि जीन पियाजे की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं दी है जीन पियाजे ने, और इसके सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। पहली स्टेज है स्वेदी पेशी अवस्था, ये होती है 0 से लेके 2 वर्ष तक। जो दूसरी अवस्था होती है उसके कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यह 2 से लेके 7 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से लेके 12 साल तक होती है। और जो चौथी अवस्था होती है वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक, यह 12 से लेके 18 वर्ष तक होती है। अब ये बात हो रही है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कौन सी अवस्था कौन सी होती है, तीसरी पियाजे की तीसरी स्टेज होती है, यह 7 से लेके 12 वर्ष तक होती है। इसके में क्या होता है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संरक्षण करण कक्षा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है। देखो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर है स्कीमा। स्कीमा में क्या होता है कि ये पियाजे ने दिया, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा किसी कुछ भी चीज को समझना है तो वो अपने मानसिक जो क्रिया है उनके द्वारा ही समझता है, इसी को स्कीमा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट शुड बी, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों के लिए श्रेणी चित करना, ये तो गलत हो गया क्योंकि आकलन का हमारा उद्देश्य ये थोड़ा ना होता है कि असेसमेंट करना कि विद्यार्थियों को श्रेणी में बांट दे, इसकी ए श्रेणी इसकी बी श्रेणी, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता बारातियों को समझना, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, विद्यार्थियों की प्राप्तकों के आधार पर उनके नामित करना, ये भी उसका उनके स्कोर के आधार पर उनको लेबल लगा देना उनके ऊपर, भाई तू कम होशियार, तू ये कम नालायक है, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और बारातियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है, ऐसा तो गलत है क्योंकि बुद्धि का निश्चित समझते हैं जो जन्म के साथ ही कि बच्चा पर्यावरण से भी सीखता है, एफर्ट्स करके भी सीखता है। अब ऑप्शन नंबर बी देते हैं, बुद्धि को मानसिक परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जाता है, ऐसा भी गलत है क्योंकि ऐसा तो है नहीं, बुद्धि को सिर्फ परीक्षणों के द्वारा ही मापा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन दे लेते हैं, बुद्धि का एकात्मक कारक और एक एकांकी विश्लेषण है, ऐसा भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 दे लेते हैं, बुद्धि बहुआयामी और जटिल योग्यता, ये राइट आंसर क्योंकि हाँ बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का ही
एक समूह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि बहुआयामी और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुई हमेशा समस्या के एकाधिक समस्या समाधानों के बारे में सोचती है और इन्हीं से काफी समाधान मौलिक होती है। रूपी किन गुणों को प्रदर्शन करती है? देखो, ऑप्शन नंबर है सृजनात्मक। सृजनात्मक विचार क्या होता है कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत ही तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और अभी सारित्मक विचार क्या होते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन को करना सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, ठीक है। और अनम्य विचार क्या होता है, कुछ विचार करते रहना। एक आत्म केंद्रित विचार होता है कि जो मतलब अपने आप सोचता रहता है, सोचता रहता है। पर यहाँ कह रहा है कि रूही हमेशा एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना है? मतलब आप शिक्षण अधिगम पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चे वंचित समूह के हैं, आप उनके वो ना बच्चे आपसे कम सहभागिता करते हैं, कम बोलते हैं, कम क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक शिक्षक को उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ऐसा तो टीचर कर नहीं सकता, क्योंकि विद्यालय बच्चों को विद्यालय छोड़ने तो कह ही नहीं सकता। इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना, ऐसा भी गलत है, क्योंकि बच्चों को वीक है तो उनको अच्छी तरह याद हो, एवरेज लेके आए या उनको एक्सीलेंट बनाए, ये भी गलत है। इन विद्यार्थियों से उनकी अपनी अपेक्षाओं को कम करना, ऐसा भी गलत है, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करे चलना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने में, ये राइट आंसर है, क्योंकि एक टीचर को अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करना चाहिए ताकि बच्चे और बच्चों में सहभागिता सुधार करने नए नए तरीके सुनना चाहिए कि मैं उन बच्चों से कैसे क्वेश्चन पुट कर सकूं या बच्चे मेरे से कैसे पूछे। इसलिए राइट आंसर जो होगा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने नए तरीके खोजने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, मतलब एक समावेशी कक्षा को एक टीचर है उसको विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं किस तरह करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला दे दे, कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। डेली तैयार करना चाहिए। तो सक्रिय रूप से तैयार होना चाहिए, हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए शिक्षक को अपनी शैक्षिक योजना को। चौथा दे, तैयारी करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, ये भी गलत है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय रूप से, यानी एक समावेशी कक्षा में एक टीचर को जो भी डेली अपना पढ़ाना है उसको सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वेलफेयर जिसको कहते हैं डिसलेक्सिया, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? जो डिसलेक्सिया होती है, डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है जो किससे होती है? पढ़ने से संबंधित होती है। देखो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, धारा प्रवाह पढ़ने की, यानी इनएबिलिटी ऑफ द रीड फ्लुएंसी। मैंने भी क्या कहा था, अभी बताया था कि आपको डिसलेक्सिया बीमारी होती है पढ़ने से संबंधित, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? पहले तो बात बताता हूँ कि यह जो शिक्षा का अधिकार है 2009 में पारित हुआ था, उसमें क्या है कि शिक्षा का अधिकार आधारित मान्यता परिप्रेक्ष्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने आधारित होता है, ऐसा तो गलत होता है, क्योंकि ऐसा होना कि जो पढ़ा रहे हम उसको याद ही करते रहे, याद ही करते, कई याद भी नहीं होता। और ये कहते हैं कि प्रबलन पर केंद्रित है, बार बार उस पर जोर देना चाहिए, भाई ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बार बार याद भी नहीं होता। तो अनुबंधन द्वारा अर्जित है, यानी कंडीशन लगा दे भाई आपको जब पुरस्कार मिलेगा, तो जिससे पहले के कुत्ते में जब घंटी बजेगी जब भी रोटी आएगी, ऐसे ही बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा जब भी वो सीखेगा, तो ऐसा भी गलत है। चौथा आंसर देख लेते हैं, अब भोजन की प्रक्रिया में हानि, इसमें क्या है कि फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ द मीनिंग मेकिंग, हाँ हमें जो भी अधिगम करते हैं उसके हमने मीनिंग पर ध्यान देना है, फोकस करना है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखो ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के सिद्धांतों को देखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि घटना को, जो भी घटना है उनको
सिद्धांतों को एक शिक्षक को समझाना है, कैसे समझाएगी? बार बार याद करने के लिए एक से सिद्धांत में बदल देना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। चौथा आंसर, प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ये राइट आंसर बिल्कुल ठीक है। उससे नंबर डी, क्योंकि एक टीचर को अन्य घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा जो सिद्धांत बनाया गया उनको बच्चों को उदाहरण देने चाहिए या प्रूफ के रूप में दिखाना चाहिए, वो इमेजेस दिखाना चाहिए ताकि वो बच्चों उस चीज को जल्दी से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों नहीं पढ़ाना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो सकता है, क्योंकि बच्चों को पाठ्य पुस्तक पूरा पढ़ाना ही नहीं चाहिए। बच्चों के अनुभवों का प्रकटन, कि बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि छात्र केंद्रित में सिर्फ बच्चों के केंद्र करके ही पढ़ाया जाता है, इसलिए राइट। और देखो ऑप्शन नंबर बी क्या, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये बिल्कुल ठीक है। यंत्रवेद, ऑप्शन नंबर 3 यंत्रवाद याद करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यही छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता भी है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान में, पूर्णतः अलग, बिल्कुल गलत है, क्योंकि संवेग जो इमोशंस होते हैं वो हमारे माइंड तो यूज होता ही है, परंतु पूर्णतः अलग तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र है एक दूसरे से, ये भी बिल्कुल गलत है। इंटर वुमेन भी इतनी सन्निहित है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर संबंधित नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी संवेग और संज्ञान एक दूसरे पे इंटर वुमेन है, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? देखो, अधिगम पुनरुत्पादन श्रवण की प्रक्रिया, यानी जो भी आपने सीखा है वो बार बार ये एक प्रक्रिया की आप दोबारा उसको याद करेंगे, दोबारा उत्पन्न होगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिगम याद करने की प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल गलत है, याद ही करते रहो। अधिगम आवृत्ति संबंधों के हमारा व्यवहारों का अनुबंधन है, कि ये तो कि व्यवहार जो अनुबंध होंगे उसका, ये भी गलत है। चौथा आंसर लेते हैं, अधिगम सक्रिय विनियोजन के तो ज्ञान, हाँ ये राइट आंसर है, क्योंकि संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार में अधिगम कैसा होता है कि जो ज्ञान की संरचना है वो इस पर डिपेंड होती है कि हम सीख जैसे रहे हैं उसके आधार पर ही एक्टिव रूप से हम सीखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के परिणाम क्या है? कि टीचर बच्चों को जो उदाहरण देते हैं या गैर उदाहरण देने के उसके परिणाम क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर देते लेते हैं, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने का प्रभावशाली तरीका, हाँ बिल्कुल ठीक है ये तो। ऑप्शन नंबर बी तक लिखिए, विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, ये उदाहरणों को समझ में अभाव पैदा करते हैं, तो बिल्कुल गलत है, बल्कि या तो बच्चों को उदाहरणों के द्वारा बच्चों को उदाहरणों की समझ होती है। ऑप्शन नंबर 4 देते हैं, यह उदाहरणों समझ की बजाय प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रवण, ये बिल्कुल गलत है बच्चे, लेकिन यह जो उदाहरण देते टीचर अवधारणा तो समाज के साथ साथ प्रक्रियात्मक ज्ञान पर भी बल देते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार दंड देना का प्रयोग करने से क्या कहेगी, बच्चों का टीचर है, टीचर ने बच्चों को अधिक से अधिक बच्चों को गतिविधियां अधिगम सिखाने के लिए भागीदारी के पुरस्कार दे रहा, कभी दंड दे रहा, तो इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, भारी अभिप्रेरणा कम होती है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है, ये भी बिल्कुल गलत है, कि उसमें आंतरिक प्रेरणा होना पड़ती है, सब चीज तो हमारी दे रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर सी दीजिए, बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। देखो अब ऑप्शन तब कि बच्चों को जब ना टीचर सिखा रहा है बच्चों को, तो ना उसमें बच्चों को सिखा रहा है तो उसके लिए बार बार पुरस्कार दे रहा है और दंड दे रहा है, उससे क्या होगा कि बच्चों की जो नेचुरल अभिरुचि है और जिज्ञासा वो अपने आप ही कम हो जाएगी, जब उसको पुरस्कार मिलेगा ना तो ही वो काम करेगा, वो अपनी तरफ से कोई काम नहीं करेगा, इसलिए उसकी जिज्ञासा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी प्रथाएं सार्वत्रिक अधिगम को बढ़ावा देती है? देखो, शारीरिक दंड, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये अधिगम में बढ़ावा दे नहीं सकती। स्वगात्मक अधिगम अपर्याप्त, हाँ ये बिल्कुल ठीक है जी, बच्चों को अधिगम को बढ़ावा तो बच्चों में कोऑपरेटिव का एक अच्छा पर्यावरण एनवायरनमेंट देना चाहिए। सत्य एवं समग्र मूल्यांकन, ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चों को बार बार समग्र मूल्यांकन करता चाहिए।
ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ये तो बिल्कुल गलत है कि हमने ये थोड़ा कंपेयर होना करने की भाई तू उससे तू कम हो जा रहा तू उसका तू तेरे राहुल जैसे नंबर क्यों नहीं आए, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो ठीक कौन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी और सी, इसलिए राइट आंसर किसमें है ये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 2 और 3 है, यानी सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत व समग्र मूल्यांकन के द्वारा ही अधिगम को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। देखो ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान देकर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेक्चर में द्वारा बच्चों को जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट बने होते हैं उनको समझ को अच्छी तरह नहीं समझा सकते। प्रतियोगिता अवसर को व्यवस्था करके, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, बार बार यांत्रिक अभ्यास के दौरान, ये भी गलत है कि बार बार भाई अभ्यास करते रहो, ये भी जटिल कंसेप्ट को हम नहीं समझ सकते। चौथा देख लेते हैं, अन्वेषण या परिचर्चा के अवसर, हाँ ये हो सकता है कि बच्चों को डिस्कशन करने के लिए और अधिक और उस पर रिसर्च करने के लिए अवसर प्रदान करें तो बच्चे जटिल कॉम्प्लेक्स को भी अवधारणा को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान बनने के लिए किस प्रकार से कहा गया कि एक प्राइमरी स्कूल है उसमें ना टीचर ना बच्चों को ना एक समस्या उसको समाधान करने किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं कि प्रत्येक छोटे कार्य के बौद्धिक पुरस्कार, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा कोई भी कार्य छोटा सा कार्य करेगा उसको कभी पेंसिल देगी कभी पेन देगी, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। केवल प्रक्रियात्मक कार्य प्रबल, ऐसा तो होने से बल्कि उसकी प्रोसेस के पर ही बल मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी दे लें, गलत उत्तरों को विस्कार करके उदंड करना, जब बच्चे ने गलत कर डंडा मार दिया ऐसा कर दिया, जो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर 4 दे लेते हैं, बच्चों को सहजानुमान अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उसके आधारित विचार मंथन करना। ये ठीक है कि बच्चों को अनुमान लगाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए टीचर को, ताकि और विचार मंथन में करना चाहिए। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। अब ये कह रहे हैं शारीरिक वृद्धि किस में होती है। देखो सबसे पहले इसका ये देख लेते हैं कि शेष अवस्था में हमारी शारीरिक वृद्धि होती ही होती है, तेज होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शारीरिक शेष अवस्था किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही ठीक है। और इसके साथ साथ विकास तीव्र गति से भी घटित होते हैं, इसमें विकास थोड़ा आराम आराम से होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था और पानिक बाल अवस्था। शैशवावस्था कौन सी अवस्था है, 0 से लेके 2 वर्ष तक, और पानिक बाल अवस्था 2 से लेके 6 वर्ष तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसने यहाँ पूछा विकास का सिद्धांत नहीं है, हम पहले देख ले विकास के सिद्धांत कौन कौन से है। देखो विकास के सिद्धांत कौन से, विकास जीवन पर्यंत होता है, हाँ बिल्कुल होता है, विकास लाइफ टाइम चलता रहता है। विकास परिवर्तित करती है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। विकास ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, विकास अनुवंशिक और पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है। विकास जेनेटिक भी होता है, इन्वायरमेंट दोनों के द्वारा पे ही होता है। ऑप्शन नंबर 4 लेते हैं, विकास सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक संयम इससे प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते। आप पूछ रहे कि विकास का सिद्धांत नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विकास सार्वभौमिक सांस्कृतिक इससे प्रभावित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्राथमिक कारण क्या है। ऑप्शन नंबर लोगों के द्वारा माता पिता से आनुवंशिक संकेत कौन, थोड़ा सा हो सकता है पर इसमें संदेह है हमें, ठीक है, उसको ऐसे इंसान लगा लेते हैं। अगला देखते हैं जन्मजात विशेषताएं, ये भी होती है पर कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म गया नहीं संदेह में अभी भी। अब देखो तीसरा देता है पर्यावरण प्रभाव, ये भी थोड़ा ठीक है संदेह में है। चौथा देता है आनुवंशिक पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक, ये ठीक है क्योंकि इसमें आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों के बीच ही जटिल पारस्परिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सेकेंडरी सोशलाइजेशन के लिए एजेंसी का उदाहरण है। प्राइमरी में तो क्या होता है कि हमारा परिवार होता है, ये परिवार भाई बहन होते हैं, ठीक है, परिवार केंद्र जो होती है। तो सेकेंडरी रूप में हम क्या करते हैं, पहले सब अपने घर में रहते हैं अपने माता पिता, उसके बाद कौन आता है, आता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम परिवार को तो प्राथमिक एजेंसी है, तो ये दोनों तो कटे, क्योंकि इनमें तो दोनों वर्ड में परिवार का यूज और इसलिए ये तो हो नहीं सकता। और दूसरे नंबर पर आता है विद्यालय, हाँ ये ठीक है कि पर दूसरे सेकेंडरी रूप में क्या हो सकता है, हमारे विद्यालय एजेंसी होती है जो समाजीकरण के लिए, विद्यालय और मीडिया।
फ्रेंड्स ऐसे ही हम डेली सीटेट के लिए सीरीज लेके आते हैं, उसको आप सीटेट के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। यदि अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन भी बजा दे ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर स्टडी चैनल।